हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो उसमें हम लोग बात क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस का चैप्टर नंबर 2 है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल का मतलब होता क्या है। प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडेंस। जैसे कि मान लो हमको कोई प्रिंसिपल, हमारा कोई प्रिंसिपल्स होता है, वो हमको क्या देता है, गाइडेंस देता है। बट हमको यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू में समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, गाइडेंस टू थॉट ऑफ एक्शन। जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में हमको एक प्रॉपर गाइडेंस देना, ये क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। लाइफ में भी बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करके आगे निकल जाते हैं, जस्ट लाइक ए गाइडेंस। और अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, दे प्रोवाइड टू प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। दैट मींस हम लोग मान लो किसी प्रिंसिपल पे काम तो करते हैं, बट अगर हम उसमें मैनेज करना ना सीखें, हम उसमें प्रैक्टिस करना ना सीखें, तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो अगर ये पूरा चैप्टर अगर हम रिलेट करते हैं तो क्या ये पूरा चैप्टर बन के आता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। अब देखो भाई, हर एक चीज का नेचर होता है, जैसे हमारा नेचर, ठीक है, तुम्हारा नेचर, हर एक लोग का नेचर होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ऐसी कोई चीज है जहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना लगा है क्या। ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं लगाया जाएगा, हाँ लगाया जाएगा। सबके एक प्रिंसिपल होते हैं, सबके एक मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, हर जगह पे यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, चाहे वो घर में, चाहे वो बाहर, चाहे वो किसी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी आर्मी की यूनिट में, या फिर कोई डॉक्टर, या कोई पुलिस, या फिर कोई लॉयर। हर जगह पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होते हैं। नंबर 2, जनरल गाइडलाइन। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, रिजिड नहीं होता है, बट आगे आप लोग पढ़ोगे, अभी आगे मैं पढ़ाने वाला हूं हेनरी फ्योल और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के प्रिंसिपल्स। तो उसमें फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के प्रिंसिपल्स थोड़ा रिजिड थे, बट प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए, वो जनरल होने चाहिए। जैसे कि मान लो मेरे कोई प्रिंसिपल्स हैं, तो हम अपने प्रिंसिपल्स को लेके तो चल रहे हैं, बट वो क्या होना चाहिए, जनरल गाइडलाइंस पे होने चाहिए। मतलब कि एकदम रिजिड गाइडलाइन नहीं होने चाहिए। अब मान लो क्लास में बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है, तो वो जनरली बताता है कि हाँ भाई ऐसे करना चाहिए, तो उसके भी तो रेशनैलिटी होनी चाहिए। बच्चों के भी अंदर क्या होनी चाहिए, रेशनैलिटी, विवेकता होनी चाहिए कि किस तरह से किस बात को लेना है। मान लो टीचर ने किसी दूसरे तरीके से समझाया और बच्चा दूसरे तरीके से समझ गया, तो दैट मींस टू बी जनरल गाइडलाइन। कोई भी क्या देता है, एक सिंपल गाइडलाइन बताता है और उसको हमको फॉलो अपने आर्ट एंड स्किल से करना पड़ता है। अब ये आर्ट एंड स्किल्स क्या होते हैं, तो पेपर में यही हमको देखे जाते हैं कि आर्ट हमारा क्या है और स्किल्स क्या है हमारा। तो उस तरह से हम लोग काम करते हैं। जनरल गाइडलाइन, तो क्या होगा, जनरल गाइडलाइन होगा। तीसरा पॉइंट, फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। देखो भाई, किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अब जैसे कि मान लो कोई लेबर ही है, ठीक है, पहली बार किसी को अगर हम भेजें लेबर का काम करने के लिए, तो वो क्या करेगा, हथौड़ी नहीं चला पाएगा। दैट मीन्स टू बी, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। कि किसी भी काम को जब फर्स्ट बार आप करते हो तो देखते हो थोड़ी सी हिचक होती है। जैसे कि पहली बार जब आप कॉमर्स के क्लास में आए थे या 12th में आए थे, तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा था, पर धीरे धीरे चलते चलते जैसे जैसे आप उसके अंदर जाने लगते हो, आपको पूरी चीजें समझ में आने लगती हैं। ये किसी भी स्किल्स में होता है या किसी भी ट्रेड में होता है। तो क्या हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो प्रैक्टिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ही मैटर करती है। चौथी चीज है फ्लेक्सिबल। हाँ, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके। मान लो अगर हमको कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ अपनी इनोवेटिव चीजें लेके आनी है, हो सकता है कि बच्चा कोई चीज पढ़े और उसको अपने अंदर लेके कुछ इनोवेशन करना चाहता है, या फिर कुछ ऐसा इनोवेटिव चीज करना चाहता है, तो वो कर सके। ऐसा नहीं है कि वो इतना मतलब इनफ्लेक्सिबल हो कि उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी ही ना आ पाए। तो चौथा पॉइंट क्या हमारा, फ्लेक्सिबल। क्या होना चाहिए भाई, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है मेनली बिहेवियर। अब देखो भाई, सब लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है, सबके प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं, सबको एक ही बुक से पढ़ाई जाती है। अब देखो, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, गाइडेंस तुमको दे देंगे, सब लोगों के गाइडेंस तुमको मिल गए, बट कैसे तुम्हारा बिहेवियर है उस गाइडेंस को लेके, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो मैटर क्या करेगा, मेनली बिहेवियर मैटर करेगा।
तो जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है या फिर जो कैचिंग पावर होती है वो भी बहुत मैटर करती है। तो मेनली बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस पे डिपेंडेबल होता है? मेनली बिहेवियर और कंटीजेंट नेचर का होता है। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट्स, मतलब जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब प्रिंसिपल कहीं कहीं पे लगते भी हैं और कहीं कहीं पे नहीं भी लगते हैं, तो जहां नहीं लगेंगे वहां पे कोई दिक्कत नहीं है और जहां लग गए वहां पे सही है। और क्यों तुम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि प्रोफेशनल स्किल्स कराने के लिए, क्या कराने के लिए? प्रोफेशनल स्किल्स कराने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे बड़े नामों में पहला नाम था हेनरी फ्यूल का। हेनरी फ्यूल ने बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया था और बहुत बड़े इंसान भी थे। देखो हेनरी फ्यूल, ठीक है, मैनेजमेंट की दुनिया के सबसे बड़े, अगर बोला जाए तो बेताज बादशाह भी कह सकते हो, ठीक है। हेनरी फ्यूल क्या थे? हेनरी फ्यूल ने माइनिंग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। किसमें की थी? माइनिंग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, मतलब इंजीनियरिंग माइनिंग से किया था। और इनको फ्रेंच माइनिंग कंपनी में 1860 में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था 1860 में, और उसके बाद से क्या बना दिया गया? मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। जिस टाइम इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया उस टाइम क्या थी? वो कंपनी बैंक करप्शन में जा रही थी, मतलब इंसॉल्वेंट हो गई थी, जब उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। अब तुम ही सोचो, किसी एक आदमी को ऐसी जगह का राजा बनाया जाए जहां पे वो, ठीक है, जिस मतलब उस ऐसी जगह का राजा बनाया जाए जहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब जीरो से स्टार्ट करना है। राजा तो तुम बन गए हो बट तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, बैंक करप्सी है, तो तुम वहां के राजा बनना चाहोगे? नहीं बनना चाहोगे। बट हेनरी फ्यूल ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो लाइफ में हमेशा चैलेंज आते रहेंगे, उसको एक्सेप्ट करना भी सीखना, ठीक है। तो फ्रेंच माइनिंग कंपनी 1860 में हेनरी फ्यूल ने स्टार्ट किया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनको हम लोग फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने देखा कि जो लेबर है, ठीक है, उनके वर्क डिवाइड नहीं है। एक लेबर क्या करता है? एक चीज को खोजने के लिए खूब ज्यादा टाइम लगाता है। उसी तरह आप लोग की भी पढ़ाई होगी, ठीक है, ऐसी ही पढ़ाई होती है कि हम लोग भी चीजों को जुटाने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि चीजों को असेंबल करके रखो, और असेंबल करके रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को क्या कर दिया इन्होंने? डिवाइड कर दिया, ठीक है। हर एक काम को क्या कर दिया इन्होंने? डिवाइड कर दिया कि कोई भी लेबर या कोई भी, ठीक है, जो नियरेस्ट अधिकारी है उस जगह का, यूनिट मैनेजर है जिसको कहा जाता है, उसके संपर्क में रहे और सारी काम कर सके। तो सबसे पहले क्या कर दिया गया? डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया गया। अब देखो, डिवीजन ऑफ वर्क हर एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कि कोई भी कंपनी, कार बनाने की कंपनी, उसकी टायर कोई और बनाती है, उसकी बैटरी कोई और बनाती है, उसका विंडशील्ड कोई और बनाता है, उसका कवर कोई और बनाता है, उसकी सारी चीजें मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, जिससे क्या हमको मिलता है? स्पेशलाइजेशन मिलता है वर्क का। वर्क का क्या मिलता है? स्पेशलाइजेशन। जब हम एक काम को बार बार करते हैं तो हमको क्या मिलने लगता है? स्पेशलाइजेशन मिलने लगता है। और दूसरी चीजें है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, किसके साथ आती है? अथॉरिटी के साथ आती है। मान लो मुझको अथॉरिटी ही नहीं है तो मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। अगर मुझको अधिकार दिए गए हैं तो मुझको जिम्मेदारी भी दी गई है, मुझको रिस्पॉन्सिबल भी बनाया गया है। बट अगर अथॉरिटी नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, ठीक है। तो अथॉरिटी किस चीज के साथ आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। तो दूसरी चीज आ गई कि हेनरी फ्यूल ने क्या बोला कि भाई अथॉरिटी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ काम करता है। तीसरी चीज डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है हर जगह पे। यहाँ पे भी मेरे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं अगर अनडिसिप्लिन होते हैं तो क्या करते हैं? पढ़ के कूटना पड़ता है। क्यों कूटना पड़ता है भाई? क्योंकि डिसिप्लिन में ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कहां से होगी, ठीक है। मस्ट बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना पड़ता है, ठीक है। अब वो डिसिप्लिन क्या है? पढ़ते वक्त भी हो सकते हो, ठीक है, पूछ भी सकते हो, और मतलब क्या, अनडिसिप्लिन मत बनाया करो। यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखो भाई, जब तुम्हारे ज्यादा बॉस होने लगेंगे, मतलब ऐसे, मतलब यस बॉस ज्यादा लोगों को करने लगोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो बॉस तुम्हारे क्या होने चाहिए? एक ही होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यूनिटी ऑफ कमांड, जिससे तुम क्या ले सको? कमांड ले सको, ठीक है। अगर 10 लोग कमांड देने लगेंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का एक एग्जांपल भी दे रहे हैं कि एक आर्मी का एक यूनिट होता है, वही उसका नियरेस्ट कमांडर होता है। अगर मान लो सबकी बात मानने लगे तो वो टारगेट अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कमांड देने वाला अगर ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी टीचर अब एक ही कॉन्सेप्ट को 10 तरीके से पढ़ोगे तो भी कॉन्सेप्ट फेल हो सकते हैं। तो कमांड एक ही रखना, एक याद रहता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। अब देखो, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि वहां सबऑर्डिनेट्स को हम लोग काम सौंप देते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? जो निचला होता है उसको हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट। और सुपीरियर किसको कहते हैं? जो
सबसे बड़ा होता है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, एक प्लान होता है और उस प्लान का क्या होता है, एक हेड होता है। ठीक है, मान लो जिसकी प्लानिंग है वही उसका हेड भी हो सकता है, या फिर एक प्लान है उसका एक क्या होता है, हेड होता है। इसको हमने इस तरह भी समझाया है कि दो प्रोस्पेक्ट्स बना के उसके एक हेड होते हैं। एनरी के छठवें प्रिंसिपल की बात करते हैं। छठवां प्रिंसिपल क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर इंसान का इंटरेस्ट कब पूरा हो सकता है, जब समाज का इंटरेस्ट पूरा हो। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या एक समाज का इंटरेस्ट पूरा हो सकता है? जब तक सारे समाज का इंटरेस्ट नहीं पूरा होगा तो एक समाज का भी इंटरेस्ट नहीं पूरा होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर सारी दुकानें खुलेंगी तभी तो एक पर्टिकुलर समाज भी चल पाएगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का भी होना जरूरी है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का के लिए जनरल इंटरेस्ट का भी होना बहुत जरूरी है। दैट मींस अगर हम छोटे कंक्लूड में बोले तो इंटरेस्ट किसका मैटर करता है, जनरल इंटरेस्ट तभी पूरा हो सकता है। जनरल इंटरेस्ट के अंदर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि अगर मान लो कोई अगर हम किसी कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं तो तुमको भी तो पैसा मिल रहा है ना, और उस कंपनी का भी बेटरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये कौन सा प्रिंसिपल था, छठवां प्रिंसिपल था, और जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है, सातवां प्रिंसिपल क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्या होना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। जैसे कि हम लोग के इंडिया में भी होता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज जो वर्कर होते हैं उनके पैसे को मार लिया जाता है, फिर क्या वो वहां पे काम करेंगे? अगर उनको फेयर रेम्यूनरेशन नहीं दोगे आप, ठीक है, तो वहां पे आप काम करेंगे? ठीक है, नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको रेम्यूनरेशन ना देने की वजह से कंपनी की भी एडॉप्टेबिलिटी घटती है, क्रेडिबिलिटी घट जाती है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज को क्या देना चाहिए, एक फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। किसी भी काम कर रहे हो, ठीक है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं भी जो काम करता हूं, लीगल सर्विसेज करता हूं, तो उसका फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को जब तक फेयर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा तब तक ये इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, एक पर्टिकुलर समाज का ही डेवलपमेंट होने लगेगा। तो ये आप याद रखो कि अपने हक की लड़ाई आप लड़ना शुरू कर दो। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो उनसे आप रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज की मांग कर सकते हो, और उसके लिए लेबर लॉ और स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल लॉ भी बना हुआ है जो आपके हक में करेगा काम। अब हम लोग आठवां प्रिंसिपल की बात करते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब तो आप लोग जानते हो कि केंद्रीयकरण, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक सेंटर से ही वो सारे काम दिए जाते हैं। जैसे कि पिछले साल में लॉकडाउन में, ठीक है, मोदी जी जो थे वो अपने सेंटर के हाथों में सारी चीजें रखे थे, लॉकडाउन का प्रोसीजर सब सेंटर कर रहा था। बट अब क्या है, डिसेंट्रलाइज हो गया है और सारा का सारा काम कौन करने लगा, राज्य करने लगी है, राज्य ही फॉर्मुलेशन देती है। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नौवां प्रिंसिपल की बात करते हैं, स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है, जैसे एक ट्रेन होता है ना, एक बोगी दूसरे बोगी को खींचते हुए चल रहा है, एटलीस्ट कौन किसको खींच रहा है, इंजन ही खींच रहा है, बट एक बोगी दूसरे बोगी से मतलब लगे हुए हैं तभी तो खींच पा रहा है इंजन। मान लो ये मेरा हाथ इस हाथ से दूर चला जाए और उसको तीसरा कोई खींचने वाला है, तो वो कैसे खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो उसी को कहते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है कि एक यूनिटी बना के चलते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कहता है, उसका नियरेस्ट सबऑर्डिनेट उससे बात करता है। दैट मींस टू बी फेयरनेस बढ़ती है। फेयरनेस मतलब बिजनेस मैनेजमेंट की फेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है। 10वां प्रिंसिपल है ऑर्डर। अब देखो भाई, आदेश हर विभाग में निकाले जाते हैं और हर एक इंडस्ट्री यूनिट में भी आदेश निकाले जाते हैं। मतलब आदेश का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिखना भी होता है, ये सिखाया भी जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में ये सिखाया जाता है, ऑर्डर एंड नोटिस लिखो। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, आदेश होता है कि भाई ये काम आपको कर देना है इसी टाइम तक। ठीक है, इस काम को आपको इस टाइम तक कर देना है, तो ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, और इस ऑर्डर से कुछ लोग मतलब काम भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी का मतलब क्या होता है, समता, मतलब सब लोगों को एक जैसा अधिकार। अब हमारे डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया में भी सबको एक जैसा अधिकार मिला हुआ है ना। ठीक है, डेमोक्रेसी है और सबको वोटिंग राइट्स मिला हुआ है। सबसे पहला क्या है, इक्विटी क्या है, सबको वोटिंग राइट मिला हुआ है। तो हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया में इक्विटी का मतलब यहाँ पे भी क्या है कि इक्विटी का मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी को उससे पार्शियलिटी की जाए। आप तुम लोग कहोगे सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत सारी पार्शियलिटी होती है, हाँ, उनके मौसा को उनके फूफा को भर लिया जाता है, बट भाई ठीक है, इक्विटी रखना पड़ेगा। मान लो हम गलत लोगों को भरते रहेंगे, मान लो कि स्कूल ही है, ठीक है, वो अपने अच्छे लोगों मतलब जिसको जानते हैं वो उसको वो नौकरियां दे रहे हैं, या फिर
किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर तबका आ गया, बट वो चला नहीं पाएगा, ठीक है। जो एक पढ़ा लिखा इंसान किसी भी संस्था को, और जो मतलब टेक्नीशियन है, टेक्निकलिटी जान रहा है, वो नहीं जान पाएगा। दैट मीन्स टू बी इक्विटी, अगर इक्विटी होंगे तभी वो बिजनेस चल पाएगा, अदरवाइज इक्विटी नहीं तो काम खराब। 12वीं बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को बहुत तेजी से एक्सचेंज भी नहीं करना चाहिए। एक्सचेंज का मतलब जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉय आया, उसको 2 महीने के बाद टर्मिनेशन कर दिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल नहीं रहेगा तो कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं करना चाहेगा। सब लोग क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, थोड़ा पैसा कम मिले बट स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो हमारे 12 प्रिंसिपल तो हो गए। 13वां प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। देखो भाई, इनिशिएटिव सबको लेना पड़ता है, ठीक है। बस मेरे बस की बात नहीं है कि अगर हम पढ़ा दिए तो तुम पढ़ो ना तो हो जाएगा, ठीक है। इनिशिएटिव दोनों तरफ से होता है, 2 साइडेड होता है, 2 स्टेप्स होता है इनिशिएटिव का। जैसे मैं इनिशिएटिव कर रहा हूं, मैं इनिशिएट कर रहा हूं कि भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, सारे लोग बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको फ्री की क्लासेस दी जाए यूट्यूब पे, ठीक है। तो इनिशिएटिव है, ये भी एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इनिशिएटिव क्या है, पॉजिटिव में अगर हम लोग लें तो आप पॉजिटिव तरीके से आप समझ सकते हो और आप भी कुछ इनिशिएट कर सकते हो। आप भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो भी समझाना हो समझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनिशिएटिव। चौथा पॉइंट है स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट। क्या होना चाहिए भाई, टीम स्पिरिट होना चाहिए। अगर टीम का एक भी खिलाड़ी इधर उधर हुआ तो पूरी टीम को लेके चला जाता है। तो हेनरी फ्योल का आई थिंक सो तो आप लोगों को 14 प्रिंसिपल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में मैं आपको फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की प्रिंसिपल्स को समझाऊंगा, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।